इंडिया तब तक इंडिपेंडेंस के लिए पूरा लड़ाई कर रहे थे और वो लड़ाई एकदम फाइनल स्टेज में पहुंच गया। इम्प्रेस मिल का अच्छा खासा बिजनेस चल रहे थे, तभी जमशेदजी ने पूरा स्वदेशी मिल की तरफ ध्यान दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करूँगा आप लोग सब अच्छे हो। थैंक यू आपने मेरा लास्ट वीडियो देखे जो टाटा के ऊपर मैंने बनाया और ढेर सारे लाइक किया। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे लिविंग लाइफस्टाइल। मेरा नाम अनूप कुमार। लिविंग लाइफस्टाइल में आपको स्वागत है। आज मैं टाटा के ऊपर सेकंड एपिसोड बनाने की कोशिश करूँगा और इस सेकंड एपिसोड आपको बहुत मज़ा लगेगा। टाटा की हिस्ट्री जानने की पूरा कोशिश मेरा है और मैं आपका साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका ढेर सारे कमेंट दीजिए ताकि मैं तीसरा वीडियो भी बना सकता हूँ। जो आज हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं, कई दशक पहले इसके नाम था बॉम्बे। जमशेदजी नागपुर से वापस आए मुंबई में। उनका जो बेस्ट फ्रेंड है फिरोज शाह मेहता, उनके साथ उन्होंने 3 नए चीज़ स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने रिपन क्लब और पारसी जिमखाना, ये दोनों फिरोज शाह मेहता के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था। जमशेदजी का जो घर है, जो टाटा हाउस के नाम से जाना जाता है, ये एक्चुअली उनकी फैमिली फ्रेंड की तरह होता है। उनको किताब पढ़ने की बहुत शौक़ था। उनके पास करीब 2000 का किताब का कलेक्शन था। इवनिंग की टाइम उन्होंने किताब पढ़ते थे और उनकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे। उनकी जमशेदजी सिर्फ 12.5 लाख देके एक कुर्ला में एक मिल खरीद लेते, जिसके नाम था धर्मासी मिल। ये मिल जमशेदजी खरीद लेते और इसकी नाम हो जाता है स्वदेशी मिल्क। जब ये मिल्क उन्होंने ले लिए, ये मिल्क में तभी 1.5 लाख स्क्वायर मीटर की जगह था और 1300 लूम था और करीब 1 लाख का निपल था। पर उस टाइम ये सारे मशीनरी, क्योंकि बंद पड़ा था, सारे मशीनरी पूरा ख़राब हो चुके थे। इसको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने विदेश से सारे मशीनरी और सारी चीज़ को मंगा लिए थे। पर उस टाइम कॉटन इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आया था। जो इंग्लिश ब्रिटिश की जो पॉलिसी था वो काफ़ी सारे चेंजेस हो गया था, जिसकी वजह से उनकी जो बल्क ऑर्डर था चाइना में वो सारे कैंसिल हो जाते हैं और उन्होंने बहुत बड़े मुसीबत में आ जाता है। जमशेदजी काफ़ी अपसेट हो गया था क्योंकि उस टाइम बैंक से उनको लोन नहीं मिल रहे थे। मार्केट में ऐसे अफवाह फैल गया था कि टाटा इज़ इन प्रॉब्लम। फिर भी उन्होंने उनकी पर्सनल जो भी एसेट्स था उसको बेच के स्वदेशी मिल के ऊपर पूरा ध्यान बैठा और इनको रिवाइव करने के लिए पूरा कोशिश किए। जमशेदजी एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन था और फ्यूचर देखने की उनकी जो सपना था वो काफ़ी हद तक आगे था। उन्होंने पंचगनी में काफ़ी बड़े लैंड परचेस कर लेते। उनका मेन टारगेट था जो इजिप्शियन कॉटन था वो अपना पंचगनी में उसको प्रोड्यूस करे, क्योंकि जो वेदर था पंचगनी का वो काफ़ी अच्छा था। तो इसकी वजह से उन्होंने पंचगनी में बहुत बड़े जगह का एक्वायर कर लेते। उस टाइम पंचगनी जाना इतना आसान नहीं था। सुबह ट्रेन पकड़ के पूना तक जाना पड़ता था और पूना पहुंचने के लिए रात 9 बज जाता था। फिर उधर से वेट करना पड़ता था। नेक्स्ट डे फिर सुबह उधर से ट्रेन पकड़ के आगे जाना पड़ता। टोंगा बोल के एक जगह है और फिर टोंगा से बाई कार या बुलक कार से उनको जाना पड़ता था पंचगनी। ये करीब 28 किलोमीटर की जर्नी है, पर उन्होंने ये मेहनत अपने फ्यूचर के लिए किया। मुंबई टू पंचगनी जाने का जो हर्डल था वो जमशेदजी को पता चला और इस तरह से टाइम वो स्पेंड नहीं कर पाएंगे। ऐसी सोच में उन्होंने उनकी फर्स्ट मोटर कार खरीद ली, जिससे उनको मुंबई से पूना जाने के लिए मदद मिले।
पंचगनी में जो उन्होंने जगह खरीदे वो करीब 43 एकड़ का जगह था, जिसमें उन्होंने 2 बड़े बिल्डिंग बना लिया, जिसका नाम था बेल एयर। आज जब भी हम लोग पंचगनी जाते हैं, हम लोग बेसिकली घूमने जाते हैं, उसमें कैसे कि स्ट्रॉबेरी देखते हैं और कॉटन। स्ट्रॉबेरी जो है ना, इसकी शुरुआत भी जमशेदजी टाटा ही किए थे, और जो कॉटन का है उसका भी इंडस्ट्री, उनका जो बीज है वो टाटा ने ही उधर स्थापित किए थे। इंडिपेंडेंस की दौरान एक सोशल रिफॉर्मिस्ट जिसके नाम था विनोबा भावे, उन्होंने भूदान और मीन्स डोनेट लैंड, इसका एक मूवमेंट चालू किए थे, जिसमें सबसे पहले आया था टाटा। तो टाटा ने उनकी जो ज़मीन था, वो ज़मीन उन्होंने, जो पंचगनी ज़मीन था, वो चैरिटी की हिसाब से दे दिए थे। टाटा इज़ ऑलवेज नेम फॉर द चैरिटी। 1890 ईस्ट इंडिया कंपनी चाहते थे कि मुंबई थोड़ा ब्रॉड एरिया में कवर अप हो जाए, क्योंकि उस टाइम से माहिम तक ही मुंबई स्थित था। जुहू, अंधेरी, बांद्रा, ये सब एरिया कुछ भी नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम 3 रुपया पर स्क्वायर फुट की हिसाब से करीब 1200 एकड़ की लैंड जमशेदजी टाटा को ऑफर की, और उन्होंने ये लैंड एक्वायर कर लिया। उनकी इच्छा था कि इस जगह को माहिम की बाद से आगे का जो है प्रोजेक्ट में बड़े बिल्डिंग वगैरह ये सब उन्होंने बनाना चाहते थे, तो इसके लिए पूरा लैंड उन्होंने एक्वायर कर लेते। बट उनको लगा कि ये काफ़ी टाइम जाएगा, क्योंकि उस टाइम बॉम्बे की जो ज़रूरत है वो सब ज़रूरत था कि डेयरी फार्मिंग। तो उन्होंने उनकी फर्स्ट डेयरी फार्मिंग जो है वो चालू किया था कुर्ला में, क्योंकि उनको पता था कि कुर्ला एरिया या जुहू एरिया, ये सब एरिया में जो था, जो ग्रीन ग्रास है वो बहुत अवेलेबिलिटी था। तो आज जो फार्मिंग हम लोग देख रहे हैं, डेयरी फार्मिंग, इनका शुरुआत भी जमशेदजी टाटा ही नहीं किए थे। आज जो जोगेश्वरी गोरेगांव एरिया में हम लोग को दिखने के लिए मिलता है, इसकी शुरुआत जमशेदजी टाटा ने किया था। सेंचुरी ख़त्म होते होते 1890 तक बॉम्बे बहुत फास्ट ग्रोइंग सिटी के हिसाब से चालू हो गया। उस टाइम बॉम्बे में 2 टाइप की लोग बहुत ज़्यादा राज करते थे। एक हो गया बड़ा साहब और दूसरा है वाइट। उस दौरान बॉम्बे को कैटर करने के लिए सिर्फ 3 ही होटल अवेलेबल होता था। एक हो गया एस्प्लेनेड मेंशन जो कालागढ़ की है नियर, दूसरा ग्रेट वेस्टर्न होटल, और तीसरा हो गया एपोलो होटल। बट ये तीनों होटल में सिर्फ वाइट, आई मीन ओनली ब्रिटिशर इज अलाउड, नो इंडियन इज अलाउड। इस दौरान एक दिन जमशेदजी टाटा और उनकी बेस्ट फ्रेंड फिरोज शाह मेहता एपोलो होटल में जाने की कोशिश करते, और उनको होटल में परमिशन नहीं दिया जाता। ये जमशेदजी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बाहर आके फिरोज शाह मेहता को ये प्रपोजल दिया कि हमको एक इंडियन के लिए होटल बनाना चाहिए, और ये होटल हम कोशिश करेंगे इनकी कंपटीशन में बेटर बनाने के लिए। बॉम्बे की काम तभी बहुत ज़ोर शोर से चालू हो गया था। आज जो विक्टोरिया टर्मिनस हम लोग देख रहे हैं, या मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हेड ऑफिस, या चर्चगेट रेलवे स्टेशन, या बैंक ऑफ बड़ौदा जो हेड ऑफिस है, ये सभी बनाना उसी दौरान में चालू हुआ था। इसका जो मेन आर्किटेक्चर इंजीनियर था वो था स्टीवन, F.W. स्टीवन। स्टीवन को मदद करने के लिए 2 पारसी जेंटलमैन था। उनका नाम था D.N. मिर्जा और एक सीताराम केंद्रेराव। जमशेदजी होटल बनाने के लिए अपना मन बना लिए थे, और उन्होंने 2.5 एकड़ की ज़मीन जो नावल यार्ड की था, जो आज हम लोग गेटवे इंडिया की तरफ देख रहे हैं, ये ज़मीन खरीद लेते। और इन्होंने मिस्टर स्टीवन को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा मदद करिए, आप हमारा आर्किटेक्ट बन जाइए, और इसमें एक अच्छा शानदार होटल बना के दीजिए। इस होटल का काम चालू हो गया था नवंबर 1998 में। जमशेदजी अपना जितना भी फाइनेंस था
वो सारे फाइनेंस इस होटल में लगा दिए थे, क्योंकि होटल इंडस्ट्री तभी कोई भी इंडियन कदम नहीं रखा था और उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला था, कोई बैंक से भी नहीं मिला था या कोई भी कम्युनिटी से नहीं मिला था। आज जो हम लोग ताज होटल जो देखते हैं, इसकी शुरुआत जब ही हुआ था तो इसकी नीचे की जो पोर्शन है वो 40 फीट का है उस टाइम की। इस होटल की बनाने के लिए जमशेदजी पेरिस से आईफेल टावर्स जो है ना, उसकी तरह जो आयरन है वो उन्होंने इंपोर्ट किए थे। इनकी सारे मटेरियल जो है वो विदेश से परचेस किए थे, जर्मनी से इनकी सारे मटेरियल्स आया था। इनमें करीब 25 लाख रुपए जमशेदजी का खुद का इसमें योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। ताज होटल जमशेदजी के बड़ा सपना था, इसलिए उन्होंने इस होटल की पूरा एक एक चीज़ उन्होंने बारीक से बनाने की कोशिश किए थे। बर्लिन से इसका सारे जो फर्नीचर्स है वो खरीदे गया था, अमेरिका से इसका जो डिस्पेंसर है ये सब चीज़ परचेज़ किए थे। और ये होटल जाके 16 दिसंबर 1903 में 1903 में ये होटल चालू हो गया था फॉर द इंडियन के लिए। एक प्राउड मोमेंट था हर एक इंडियन के लिए, जहाँ पे कोई भी इंडियन इस होटल में जा सकते। आज जो होटल हम लोग देखते हैं गेटवे ऑफ इंडिया में, इसकी हिस्ट्री इस तरह से स्टार्ट हुआ था। दोस्तों, टाटा का ऊपर मेरा सेकंड एपिसोड आज यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगा आपको। नेक्स्ट सैटरडे तक मैं तीसरा एपिसोड की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।